तो बच्चों, आज हम गणित में विचरण पर हम चर्चा करेंगे। वेरिएशन। इसमें आपको इस वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी कि हम किन्हीं दो राशियों में किस प्रकार का विचरण है, प्रत्यक्ष विचरण है या उत्क्रम विचरण है, कैसे हम इसकी जानकारी करते हैं, उसके संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि किन्हीं दो राशियों में जो अनुपात दिखाई देता है, जो अनुपात हम लिखते हैं, अर्थात वह दो राशियों में से एक राशि का मान परिवर्तित होने पर या दूसरे राशि का मान भी परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे हम परिवर्तन को हम विचरण कहते हैं। अर्थात यह परिवर्तन ही विचरण कहलाता है। विचरण दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष विचरण और प्रतिलोम विचरण, या इसको हम उत्क्रम विचरण कहते हैं। तो बच्चों, थोड़ा सा आपको एक जानकारी हम और देना चाहते हैं कि जैसे दो राशियों की यदि तुलना भाग या भिन्न के रूप में किया जाता है, तो उन संख्याओं के भिन्न रूप को हम अनुपात कहते हैं। कोई भी दो राशियों की तुलना यदि भाग या भिन्न के रूप में हम करते हैं, तो उन संख्याओं के भिन्न रूप को अनुपात कहते हैं, जिसे हम बटे के रूप में लिखते हैं, अर्थात अंश और हर के रूप में लिखते हैं। तो बच्चों, इस आधार पर हम देखते हैं कि जो दो राशियां हैं, उनमें जो मान का परिवर्तन होने पर यदि उसमें से एक राशि का मान बढ़ने पर दूसरी राशि का मान भी उतने ही गुना बढ़ जाए, अथवा एक राशि का मान घटने पर दूसरी राशि का मान उतने ही गुना घट जाए, तो ऐसे विचरण को हम प्रत्यक्ष विचरण कहते हैं। बच्चों, यहां हम देख रहे हैं कि एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती है, या एक राशि का मान घटता है तो दूसरे राशि का भी मान उसी अनुपात में घटता है। तो बच्चों, ये जो दो राशियां होती हैं वह एक दूसरे पर अवलंबित होती हैं, या हम इसको यह कहें कि यह परस्परावलंबी हैं, अर्थात एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। डिपेंडेंट जिसको बोलते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं बच्चों। तो दो चरांक, यदि हम दो चरांक में x तथा y में ऐसा संबंध हो कि उसका अनुपात x बटे y, जैसे अभी हमने बताया कि अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, अर्थात x बटे y सदैव अचरांक हो। अचरांक का मतलब बच्चों कांस्टेंट, अर्थात वह मान कांस्टेंट हो, तो कहते हैं कि चरांक x तथा y में प्रत्यक्ष विचरण, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि उनके x बटे y के रूप में वह कांस्टेंट हो। यह हमको हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि एक राशि x है, दूसरा y, यदि उसको हम x बटे y के रूप में लिखते हैं, तो यदि वह हमेशा उसका मान स्थिर है, अर्थात वह अचरांक है, तो हम यह कहते हैं कि यह प्रत्यक्ष विचरण में है। जैसा कि बच्चों हम यहाँ आपको स्पष्ट करेंगे कि दो परस्परावलंबी दो चरांक x तथा y में ऐसा संबंध हो कि अनुपात x बटे y सदैव अचरांक अर्थात कांस्टेंट हो। तो हम एक आपको इसमें तालिका बनी हुई बच्चों हम देख रहे हैं
कि कुछ कापियों के मूल्य दिए गए हैं। कापियों का मूल्य 240 रुपये हो तो 3 कापियों का मूल्य कितना होगा, 9 कापियों का मूल्य कितना होगा, 24 कापियों का मूल्य कितना होगा, 50 कापियों का मूल्य कितना होगा। तो इसके लिए बच्चों हम देख रहे हैं कि 1 दर्जन कापी का मूल्य हमें मालूम है 240 रुपये, अर्थात 1 दर्जन में 12 सामान होता है, अर्थात 12 कापी का दाम है 240। यदि कापियों की संख्या को हम यक्ष मानते हैं और साथ में बच्चों यदि हम मूल्य को हम 240 अर्थात यक्ष वाई मानते हैं, तो अभी जैसे हमने बताया कि यक्ष बटे वाई का मान हमेशा स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, या इसको हम कहते हैं अचरांक होना चाहिए। तो बच्चों हम देखते हैं, आप देख रहे हैं 12/240 अर्थात यक्ष बटे वाई यानी 12/240। यदि इसको हम सरल करेंगे बच्चों तो 12 से हम ऊपर नीचे भाग देते हैं तो हमारा उत्तर आता है 1/20। अगला है बच्चों 3 यदि 3 कापी का मूल्य देखते हैं तो 60 रुपये होगा, अर्थात 3/60। तो हम यदि 3/60 को हम सरल करते हैं बच्चों तो 3 से अंश और हर में हम भाग देते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया है कि किसी भी संख्या से ऊपर और नीचे अर्थात ऊपर और नीचे अंश और हर में या तो एक ही संख्या से भाग दिया जाता है, या तो उसको संक्षिप्त करने के लिए या तो बच्चों एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। यहाँ हमको एक ही संख्या से हम भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, अर्थात 3/60 एवं मान कितना होगा 1/20। आगे बच्चों चलते हैं तो 9 कापी का मूल्य 180 रुपये। यहाँ भी हम x बटे वाई के रूप में देखते हैं, तो यदि 9/180 करते हैं क्योंकि x 9 है, y 180 है, तो भी सरल करने पर 9 से इसको भाग देंगे तो 1/20 आता है। फिर 480, यहाँ भी बच्चों 24/480 को हम सरल करेंगे तो 24 का भाग दोनों संख्याओं में हम देते हैं तो भी यहाँ 1/20 आता है। फिर 50 कापी का मूल्य 1000 रुपये है, अर्थात यहाँ भी देखते हैं बच्चों तो 50 से ऊपर नीचे भाग देते हैं तो 1/20 आता है। और 1 कापी का मूल्य 20 रुपये दिया गया है, अर्थात वहां भी हम यक्ष बटे वाई करते हैं तो 1/20 होता है। अर्थात हम देख रहे हैं बच्चों कि कापियों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है। 12 से 3 हुआ, फिर 3 से 9 हुआ, 9 से 24 हुआ, 24 से 50 हुआ, 50 से 1 हुआ। ऐसे दाम में भी कापी की संख्या जैसे घट रही है बढ़ रही है, अर्थात 3 से 9 हुआ तो 60 से 180 हो गया, तो उसी अनुपात में वह 3 गुना बढ़ा संख्या कापियों की तो मूल्य भी 3 गुना बढ़ गया। तो हम यह इस आधार पर आप लोगों को जैसे पहले बताया गया कि उसी अनुपात में बढ़े या उसी अनुपात में घटे। अर्थात यदि हम देखते हैं तो 3 कापी का मूल्य 60 रुपये है तो 1 कापी का मूल्य 20 रुपये, अर्थात उसी अनुपात में वह कम भी हो रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं, लेकिन हमको ध्यान क्या देना बच्चों कि यहाँ दोनों राशि x बटे वाई बराबर 1/20 ही आ रहा है, अर्थात वह कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं कि अचरांक या हम स्थिरांक भी कहते हैं। तो x बटे वाई बराबर यदि हम उसको k मानते हैं तो हमेशा मान स्थिर होता है। तो यह बच्चों आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्रत्यक्ष वितरण में हम आपको उदाहरण के द्वारा भी बताए कि किस तरह से बढ़ने पर एक राशि को बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है, एक राशि को कम करने पर दूसरा उसी अनुपात में कम हो रहा है। लेकिन यदि हम दोनों राशियों का यदि अनुपात देखते हैं, दोनों राशियों को x बटे वाई के रूप में देखते हैं अर्थात अनुपात के रूप में देखते हैं, तो बच्चों उसका मान 1/20 अर्थात 1:20 अर्थात कांस्टेंट अनुपात में है। तो यह बच्चों आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष विचरण ऐसे राशियों में हमेशा यह प्रत्यक्ष विचरण होता है। तो आगे हम बच्चों आपको दिखा रहे हैं प्रत्यक्ष विचरण में यदि हम x और y समानुपात में हैं तो इस कथन में
यक्स और वाई की जहां तक बात है, आगे हम देखते हैं बच्चों। तो ऐसे इस कथन में हम यक्स और वाई के प्रत्यक्ष विचरण है, अर्थात जैसे हमने बताया ना कि उनका अनुपात समानुपात है, तो यक्स और वाई में प्रत्यक्ष विचरण है, या यक्स और वाई के बीच प्रत्यक्ष विचरण है, दोनों हम बोल सकते हैं। तो इन्हें हम गणित के भाषा में लिखते हैं यक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, यक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, अर्थात यक्स समानुपाते वाई या यक्स अल्फा वाई। तो यह अल्फा शब्द जो ग्रीक अक्षर का है, तो आपको हमेशा यदि इसे हम संबंधे के रूप में, समानुपात के रूप में लिखते हैं बच्चों, तो यक्स समानुपात वाई, यक्स अल्फा वाई यानी यक्स समानुपात वाई या यक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई को समीकरण के रूप में लिखते हैं बच्चों। तो यक्स बराबर के वाई, यहाँ हम जो स्थिर अंक अल्फा है उसको हम के मान लिए हैं, तो यक्स बराबर के वाई लिखते हैं। यहाँ के एक स्थिर पद है, एक स्थिरांक है, जो मान स्थिरांक है। तो बच्चों यदि हम समीकरण के आधार पर जाते हैं तो देखते हैं y को हम उसके पक्ष को बदलते हैं, तो y का गुणा किया गया के में, तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो वह भाग हो जाएगा, अर्थात x बटे y यानी x भागे y यानी x बटे y बराबर k। यह विचरण का एक समीकरण होता है बच्चों, जिसमें k विचरण का स्थिरांक है। जैसा कि अभी पीछे आप लोग देखे कि x बटे y का मान हमेशा स्थिर था, अर्थात वहीं के जो स्थिरांक है, स्थिर अंक अर्थात कांस्टेंट। तो बच्चों यक्स और वाई के प्रत्यक्ष विचरण में यदि हम आगे आपको इसे प्रश्न के हिसाब से दिखाते हैं, तो यक्स और वाई के प्रत्यक्ष विचरण में यदि यक्स का मान 5 हम हो और वाई का मान 30 हो, तो विचरण का अचरांक ज्ञात करना है हमको। किस तरह से हम के का मान ज्ञात करते हैं? तो बच्चों जैसा कि अभी आप लोग ऊपर देखे कि यक्स और वाई प्रत्यक्ष विचरण में होते हैं, तो हम उसे यक्स समानुपाते वाई अर्थात यक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई लिखते हैं, अर्थात यक्स बटे वाई बराबर के। जैसा कि ऊपर आपको हम बताए बच्चों कि दाएं से बाएं पक्ष बदलने पर हम y का जो गुणा किए में पूरा गया क्या है, वह आपके दाहिने पक्ष में जाता है, दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में जा रहा है, तो वह भाग हो जाता है, अर्थात x बटे y। x का मान 5 है, y का मान 30 है, तो हम क्या देखते हैं कि 5 बटे 30 अर्थात 5 बटे 30 का मतलब हो गया बच्चों कि यहाँ 5 बटे 30 का मतलब 5 से हम ऊपर नीचे भाग देते हैं, तो k बराबर 1/6 अर्थात यह 1/6 विचरण का अचरांक हुआ। इस आधार पर हम देखते हैं बच्चों, तो x बराबर के वाई अर्थात x बराबर y/6, या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं बच्चों कि यदि हम k का मान 1/6 रखते हैं, तो k की जगह यदि हम 1/6 लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/6 गुणे y, अर्थात 1/6 में y का गुणा करेंगे। भिन्न में हम किसी भी भिन्न का गुणा करते हैं या पूर्णांक का गुणा करते हैं, तो पूर्णांक रहता है तो y/1 लिख लेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा यह अंश में अंश का गुणा, हर में हर का गुणा, अर्थात x बराबर y/6, अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हम 6 का भाग दिया गया है, अर्थात हम देख रहे हैं कि दाहिने पक्ष में y में 6 का भाग दिया गया है, तो वह बाएं पक्ष में जाएगा अर्थात x के पक्ष में जाएगा, तो वह 6 का गुणा हो जाएगा। जब पक्ष हम बदलते हैं तो गुणा का भाग, भाग का गुणा, या जोड़ का घटाना और घटाना का गुणा, यह जो गुणन क्रिया है वह उसमें परिवर्तन होता है। तो बच्चों y बराबर हो जाएगा 6 गुणे x। तो इस तरह से बच्चों हमें यह मालूम हो गया, अर्थात x और y के प्रत्यक्ष विचरण के लिए हमने आपको जानकारी दी। आपको यह स्पष्ट भी हुआ होगा कि जो मान हमने बताया किस तरह से हम प्रत्यक्ष विचरण देखते हैं और कैसे हम उनका मान निकालते हैं। आगे हम चलते हैं बच्चों, तो उस पर आधारित एक प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, उससे आपको और स्पष्ट होगा। यहाँ बच्चों प्रश्न कि मूंगफली की कीमत तथा उसके वजन में प्रत्यक्ष विचरण है। जैसा कि बताया गया बच्चों कि कीमत और वजन में प्रत्यक्ष विचरण है, अर्थात हम x और y में प्रत्यक्ष विचरण है, तो हम क्या लिखेंगे x/y बराबर के।
तो 5 किलोग्राम मूंगफली की कीमत 450 हो तो 1 क्विंटल मूंगफली की कीमत ज्ञात करो। जबकि हम जानते हैं बच्चों 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है। मापन प्रणाली में आपको बताया गया है किस तरह से हम किलोग्राम, ग्राम, मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, मिरिया, कुंतल। तो इस तरह से हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा अर्थात 100 किलोग्राम हुआ बच्चों। यदि हम किलोग्राम से करते हैं तो किलोग्राम, मिरिया, कुंतल, तो 3 अंक 3 हुआ अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा अर्थात 100 किलोग्राम। तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम हो गया। तो इस तरह से बच्चों मूंगफली की कीमत यदि यक्ष मानते हैं और उसका वजन को हम वाई अक्षर से मानते हैं, तो दिए गए प्रश्न के अनुसार यक्ष तथा वाई में प्रत्यक्ष विचरण है अर्थात यक्ष डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई अर्थात यक्ष बराबर के वाई। तो यक्ष का मान हम यहाँ देखते हैं बच्चों, तो यक्ष क्या है, कीमत दिया गया है अर्थात यक्ष बराबर 450 रुपए हो गया। वाई वजन दिया गया है जैसा कि बच्चों ऊपर लिखा गया है, वाई जो है मूंगफली का वजन वाई है अर्थात 5 किलोग्राम हो गया। तो बच्चों यक्ष और वाई में जो संबंध है वही हम देखते हैं, इसके आधार पर हम मान निकालते हैं। तो बच्चों यक्ष और वाई का मान निकालने पर यदि हम यक्ष बटे वाई करते हैं तो हम यह देखते हैं बच्चों कि इस तरह से मान उसका जो आता है वह जो है उसमें 450 में यदि हम 5 का भाग देते हैं अर्थात यक्ष में y का भाग देते हैं 450 भागे 5 तो मान आता है 90 अर्थात 90 जो है विचरण का चरांक हुआ। तो बच्चों यह 90 जो है विचरण का चरांक हो गया। अब हम यहाँ y का मान कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, क्योंकि मूंगफली का जो है वजन दिया गया है तो वजन हम y से मानते हैं। तो y का मान 100 किलोग्राम दिया गया है। तो यक्ष का मान निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि यक्ष बराबर के वाई, तो k का मान हमने निकाला 90 आ गया, y का मान यहाँ 100 दिया गया है। उस आधार पर हम यदि k और y का गुणा करते हैं अर्थात 90 गुणे 100 करते हैं तो उत्तर आता है 9000। 9 का गुणा 1 में करेंगे और आगे दोनों में जितने शून्य है वो जोड़ करके आगे लिखते हैं बच्चों। तो 9 एकम 9 और 100 में 2 शून्य है और 90 में 1 शून्य है, मिलाकर के 3 शून्य हो गया अर्थात 9000। तो बच्चों उत्तर हमारा क्या हो गया, 1 क्विंटल मूंगफली की कीमत 9000 रुपये होगा। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं कि कीमत 450 रुपए से 9000 हो गया और उधर भी 5 किलोग्राम से 100 किलोग्राम अर्थात जिस रेशियो में वह वजन बढ़ा है उसी रेशियो में यहाँ दाम भी बढ़ा है। तो इस तरह से बच्चों हम किस तरह से यक्ष और वाई का मान निकालते हैं यह आपको स्पष्ट हो गया होगा और यह आप पिछली कक्षा में पढ़ते अभी आए हैं। तो इस तरह से हम प्रश्न निकालते हैं। आपको अभी हमने एक जो मापन प्रणाली बताया कि मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, ये बच्चों अपने उंगलियों पर हम देख लेते हैं। उसके हिसाब से जो दो इकाई के बीच निकालना रहता है वह इकाई, दहाई, सैकड़ा के देख करके उसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं, मान को ज्ञात कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हम चलते हैं उत्क्रम विचरण में। तो उत्क्रम विचरण क्या होता है, इसका नाम ही बच्चों प्रतिलोम विचरण, इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स का मतलब आप स्पष्ट हो रहा बच्चों की वह उसका उल्टा, प्रतिलोम। तो बच्चों किन्हीं दो राशियों में ऐसा संबंध जिसमें एक राशि का मान बढ़ने पर दूसरी राशि का मान भी उसी अनुपात में कम होता है, अर्थात एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, अर्थात इनवर्स हो गया बच्चों, उसका उल्टा हो गया, अधिक का कम। दूसरे में बच्चों यदि एक राशि का मान घटने पर दूसरी राशि का मान भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है, घटना का उल्टा बढ़ना, अर्थात इसलिए हम देख रहे हैं बच्चों कि इसे हम प्रतिलोम विचरण कहते हैं। तो ऐसे विचरण को हम उत्क्रम विचरण या प्रतिलोम विचरण कहते हैं। तो बच्चों इसमें दो जो यह राशि है, यह दो परस्परावलंबी राशि, दो चरांक यक्ष और वाई में इस प्रकार का परिवर्तन हो कि यक्ष और वाई का
गुणनफल अर्थात x इंटू वाई का मान सदैव कांस्टेंट अर्थात चरांक अर्थात स्थिर हो तो हम कहते हैं कि x और y में प्रतिलोम विचरण है। जैसा कि बच्चों वहां हम देखे कि x बटे y का मान था, दोनों का अनुपात हमेशा स्थिर था, लेकिन यहाँ का दोनों का गुणनफल हम उत्क्रम विचरण में देखते हैं, दोनों का गुणनफल, दोनों राशियों का गुणनफल स्थिर है। और प्रत्यक्ष में बच्चों हमने क्या देखा कि दोनों का अनुपात अर्थात x बटे y। तो प्रतिलोम विचरण में जो प्रश्न है बच्चों, इनसे संबंधित प्रश्नों में हमेशा गुणनफल जो कांस्टेंट होता है अर्थात गुणनफल ही उसका हमेशा स्थिर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए दोनों का अंतर। यदि यह बातें दोनों समझ में आ गई तो आपको कभी प्रश्न को हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ बच्चों हम देखते हैं संख्या x और y प्रतिलोम अनुपात में है। यदि x और y प्रतिलोम विचरण में है तो हम उसको लिखते हैं x और y प्रतिलोम विचरण में होने पर उसे हम x गुणे y स्थिर पद होता है। ये बच्चों यही मेन मुख्य चीज है, इसको ध्यान रखना है कि x और y प्रतिलोम विचरण में हो तो x गुणे y स्थिर पद होता है। उसे हम स्थिर पद को हम k मानते हैं। यदि k मान करके हम प्रश्न को आगे चलते हैं तो x और k में प्रतिलोम विचरण है तो x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y अर्थात x यदि हम समानुपात बोलते हैं तो 1/y बोलेंगे अर्थात x अल्फा 1/y अर्थात समानुपात 1/y। तो यहां हम देखते हैं बच्चों x समानुपात 1/y अर्थात x बराबर k। अब आप यहां देखते हैं k ऊपर लिखा गया है तो k/y नहीं है। आप अपने दिमाग में इस बात को रखिए कि 1/y अर्थात x बराबर k इंटू 1/k गुणे 1/y। तो k गुणे 1/y करेंगे बच्चों तो k का गुणा किस में हो जाएगा, 1 में हो जाएगा, क्योंकि यह पूर्णांक संख्या है। कभी भी भिन्न में हम पूर्णांक संख्या का गुणा करते हैं तो उस पूर्णांक संख्या का सीधे अंश में गुणा करते हैं, तो k का गुणा 1 में होगा तो k आ गया k/y अर्थात 1/y के जगह पर k/y कैसे आ गया बच्चों, ये आपको मालूम हो गया कि k एक स्थिरांक है अर्थात x बराबर k गुणे 1/y। तो k का मान पूर्णांक है तो उसका गुणा अंश अर्थात 1 में किया गया, इसलिए k/y हो गया बराबर x गुणे y। यदि हम देखो यहाँ y का भाग दिया गया k में, यह दाहिने पक्ष में है, उसको बाएं पक्ष में किया गया बच्चों, तो x में y का गुणा किया गया अर्थात x गुणे y बराबर k। ये आप लोगों को समीकरण में हल करते समय बताया गया था। यहाँ हमने पक्ष को बदल दिया, दाहिने पक्ष से y को बाएं पक्ष में ले दिया गया, तो y का यहाँ k में भाग दिया गया है क्योंकि अंश में हमेशा हर का भाग होता है। तो यहाँ y का गुणा x में हो गया, इसलिए x गुणे y बराबर k। यह बच्चों एक विचरण का समीकरण हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पद को हम बराबर दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों बराबर होता है तो बराबर चिन्ह के साथ बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष के रूप में हम लिखते हैं, बीच में बराबर का चिन्ह लगाते हैं, ऐसे पद को हम समीकरण कहते हैं। तो यहाँ k विचरण का अचरांक हुआ अर्थात k एक कांस्टेंट नंबर हो गया बच्चों, या हम इसको कहते हैं यह स्थिरांक हो गया। आगे हम चलते बच्चों तो हम देखते हैं आपको इससे समझ में आएगा बच्चों जो हमने बताया कि यहाँ कुछ विद्यार्थियों की कतार बनाई गई है, उनमें विद्यार्थियों की संख्या और कतारों की संख्या दी गई है बच्चों। 40 विद्यार्थी की कतार की संख्या 6 है, 10 विद्यार्थी की संख्या कतार की संख्या 24, 24 विद्यार्थी कतार की संख्या 6, 12 विद्यार्थियों की संख्या छात्रों की उसमें कतार की संख्या 20 और छात्रों की संख्या 8 है तो कतार की संख्या 30 है। हम यहाँ देखते हैं बच्चों कि विद्यार्थियों की संख्या जिस तरह से हम देखते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या यहाँ बढ़ रही है तो कतार की संख्या 40 पर 6 फिर 10 किया गया, कतार की संख्या कम किया गया तो विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई अर्थात विद्यार्थियों की संख्या 10 हो गई तो कतार की संख्या 24 हो गई, विद्यार्थियों की संख्या 24 की गई तो कतार की संख्या 6 की गई, 10 से 24 हुआ तो 24 से 6 हो गया। तो एक तरफ कतार की विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो कतार की संख्या कम हो रही है, विद्यार्थियों की संख्या कम कर रहे हैं
तो कतार की संख्या बढ़ रही है, अर्थात यहाँ यह प्रतिलोम विचरण है। तो हम देखते हैं बच्चों कि यदि हम छात्रों की संख्या को x मानते हैं, कतार की संख्या को y मानते हैं, तो हमेशा 40 गुणे 6 240, 10 में 24 का गुणा करेंगे बच्चों 240, 24 में 6 का गुणा करेंगे उत्तर हमको मिलेगा 240, 12 में 20 का गुणा करेंगे हमारा उत्तर मिलता है 240, 8 में 30 का गुणा करते हैं हमारा उत्तर मिलता है 240। अर्थात बच्चों हम देख रहे हैं कि x गुणे y हमेशा 240 अर्थात कांस्टेंट है। जैसा कि ऊपर लिखा गया बच्चों की प्रतिलोम विचरण से संबंधित प्रश्न में गुणनफल x गुणे y हमेशा कांस्टेंट अर्थात स्थिर होता है। तो यह बात आपको बच्चों अब समझ में आ गया होगा। प्रतिलोम विचरण और प्रत्यक्ष विचरण की बात में वहां x बटे y हमेशा एक कांस्टेंट था, यहाँ x इंटू वाई अर्थात x गुणे y कांस्टेंट है। तो इस तरह से बच्चों आगे हम देखते हैं, आगे चलते हैं। तो हम इसमें आगे बढ़ने के बाद हमें आगे की चीज आपको बता रहे हैं बच्चों कि किस तरह से हम आपको उदाहरण में दिखा रहे हैं बच्चों। यदि a b से प्रतिलोम विचरण में हो, अर्थात a और b से प्रतिलोम विचरण में हो, तो हमको जो सारणी पूर्ण करना है, अर्थात जैसा कि बच्चों हम जानते हैं a और b अभी आपने पीछे हमने बताया आपको, यदि प्रतिलोम विचरण में है तो दोनों राशियों का गुणनफल हमेशा स्थिर होना चाहिए, अर्थात a गुणे b का मान हमेशा स्थिर होगा। तो 6 गुणे 20 बराबर 120। तो 12 में कितने का गुणा हम करेंगे कि उत्तर हमारा 120 आएगा, या आपको मालूम हो जाएगा बच्चों 12 दहा में 120 अर्थात 10, जैसा कि प्रश्न नीचे आपको बताया गया बच्चों। यदि हम आते हैं दूसरे नंबर पर, देखिए कि a बराबर 12 है तो b बराबर कितना, अर्थात a गुणे b बराबर 120। जैसा कि हम आप बताए बच्चों कि आपको पहले से मालूम है 6 और 20 a इंटू बी बराबर 120 लिखा गया है अर्थात कांस्टेंट है। तो 12 के जो है a की जगह हमने 12 मान रख दिया, b बराबर 120 अर्थात 12 को हमने बाएं पक्ष से दाहिने तरफ किया, यहाँ गुणा है वहां भाग कर दिया, तो 120 भागे 12 अर्थात यहाँ उत्तर कितना हो जाएगा 10। तीसरे प्रश्न में चलते हैं कॉलम में बच्चों। तो a का मान 15 दिया गया है, b का मान कितना दिया गया है हमको ज्ञात करना है, और हमें k का मान a इंटू बी भी हमको निकालना है। अर्थात बच्चों यहाँ हम देखते हैं a इंटू बी बराबर k, अर्थात यदि हम यहाँ हमको 120 कांस्टेंट मालूम है, अर्थात यहाँ मान आगे चलते हैं बच्चों। तो उस तरह से हम a गुणे b बराबर 120 करते हैं, a का मान 15 है तो b का मान निकालने के लिए 120 यहाँ गुणा किया गया 15 का, दूसरी तरफ हम भाग दे देंगे, तो 120 में 12 का जो भाग दिया जाएगा उत्तर हमारा कितना जाएगा बच्चों 8। अर्थात इस तरह से हम देखते हैं तो यह भी मान हमको मालूम हो गया। और यदि हम लास्ट में चलते हैं बच्चों, यहाँ भी ठीक ऐसे ही है, b का मान 4 और a का मान हमको निकालना है, a गुणे b बराबर 120, यहाँ दिया गया है a गुणे 4 बराबर 120। यहाँ बच्चों देख रहे हैं कि इस 4 का जो है यहाँ गुणा किया गया है, अर्थात इस 4 का गुणा बाएं तरफ में गुणा किया है, यदि दाहिने तरफ 120 में हम 4 का भाग देंगे बच्चों तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 30। 12 120 भागे 4 बराबर 30, यानी a का मान कितना हो गया 30। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि हमेशा यहाँ a गुणे 20, a गुणे 20 सॉरी a गुणे b, a गुणे b और a गुणे b सबका मान क्या है कांस्टेंट है अर्थात स्थिर है। इस तरह से बच्चों हम यह a गुणे b बराबर k अर्थात यह स्थिरांक हो गया। आगे हम चलते हैं बच्चों, तो आपको हम दिखाते हैं ये ऐसे ही प्रश्न है f का 1/d स्क्वायर, अर्थात वह जो है 1/d स्क्वायर का मान जो है f के समानुपाती है, d बराबर दी 5 है तो f बराबर 18 दिया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं मान निकालने के बच्चों, तो f का मान कैसे होगा, तो हम देख रहे हैं f इंटू डी स्क्वायर, f इंटू डी स्क्वायर, f बराबर 1/d अर्थात d स्क्वायर का मान f में गुणा किया गया बच्चों, तो f इंटू डी स्क्वायर बराबर k। और इस तरह से हम यहाँ देखते हैं बच्चों, तो मान निकालने के लिए 8 गुणे डी स्क्वायर का मान दिया गया है 5, अर्थात 5 का वर्ग 25 हो गया, तो 18 यह बराबर 18 25 में गुणा हो गया
तो 18 में 25 का गुणा किया गया तो 450, ये देख रहे हैं बच्चों स्थिरांक हो गया। ऐसे हम दूसरा भी करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं बच्चों d बराबर 10, तो f बराबर कितना, तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों f का मान निकालने के लिए f गुणे d का मान रख दिया 100, आगे 450 है बच्चों। इस तरह से f इंटू 100, क्योंकि 10 का वर्ग 100 होता है, 100 यहाँ बाएं तरफ गुणे 100 किया गया है, दाहिने तरफ जाएगा तो भागे हो जाएगा। कितने शून्य है, 2 शून्य है, तो 450 में दाहिने तरफ से 2 अंक छोड़ करके हम दशमलव लगा देंगे बच्चों, f का मान हो जाएगा 4.5। ठीक ऐसे बच्चों यहाँ f बराबर 50 है, तो d बराबर कितना होगा, f का मान बच्चों दिया गया है, f का मान दिया गया है, इसलिए यहाँ हम देखते हैं f बराबर f गुणे d स्क्वायर, तो 450 हो गया, क्योंकि स्थिरांक होता है, दोनों का गुणनफल स्थिरांक है, 450 दिया गया है, तो डी स्क्वायर अर्थात 50 गुणे डी स्क्वायर बराबर 450। यहाँ 50 का गुणा किया गया है बाएं तरफ, तो दाहिने तरफ क्या हो जाएगा भाग, अर्थात डी स्क्वायर बराबर 450 भागे 50, तो बाहर के शून्य से बाहर का शून्य कट जाएगा 45/5, अर्थात 45 में 5 का भाग देंगे उत्तर आएगा 9। क्योंकि डी स्क्वायर बराबर 9 है, तो 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, अर्थात यहाँ हम d बराबर 3, क्योंकि यह डी स्क्वायर का हम वर्गमूल निकालिए, d बराबर 3, अर्थात बच्चों जैसा कि हम आपको मालूम है कि वर्गमूल निकालने पर जो संख्या मिलती है वह धन और ऋण दोनों रूप में होती है। जैसे 3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 आएगा, ऋण 3 में ऋण 3 का गुणा करेंगे तो भी 9 आएगा, अर्थात इस तरह से आपको यह मालूम हो गया बच्चों। आगे हम चलते हैं, आपको समय वेग कार्य वेग को हम बताते बच्चों। तो ऐसे समय कार्य वेग में भी यही जो प्रत्यक्ष विचरण होता है बच्चों, क्योंकि हम समय के लिए देखते हैं, यदि कार्य के लिए देखते हैं कि कोई भी निर्माण कार्य यदि होता है बच्चों, तो यदि उसमें समय को हम बढ़ाते हैं, यदि निर्माण कार्य में हम देखते हैं बच्चों कार्य करने में लगे हुए समय को हम यदि कम करना है तो हमें मजदूरों की संख्या बढ़ानी होगी। यदि निर्धारित मजदूर किए गए हैं, यदि मजदूरों की संख्या कम करेंगे तो हमें समय अधिक लगेगा। 4 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, यदि वही हम 8 आदमी लगा देंगे तो काम हमारा जल्दी हो जाएगा, अर्थात मजदूर बढ़ा रहे हैं तो समय कम लग रहा है, और समय यदि मजदूर कम कर रहे हैं तो समय बढ़ जा रहा है, अर्थात यहाँ भी बच्चों प्रतिलोम विचरण हो गया, अर्थात काम और जो समय में प्रतिलोम विचरण का संबंध होता है। दूसरा बच्चों है वेग और समय, जैसे वेग है हम किसी गाड़ी की रफ्तार यदि बढ़ा देते हैं तो हम कोई दूरी स्थिर दूरी है तो उसको तय करने में हमें कम समय लगेगा, और यदि हम गाड़ी को स्लो मोशन में जाते हैं, वेग को कम करते हैं तो वही हमको अधिक समय लगेगा। तो हमने वेग को कम किया, समय हमारा बढ़ जाएगा, और वेग को हमने जो वेग है, वेग अर्थात स्पीड को हमने यदि बढ़ा दिया तो हमारा समय कम, और स्पीड को हमने कम किया तो हमारा समय बढ़ जाएगा, अर्थात हम देख रहे हैं दोनों में बच्चों। तो कार्य और समय में भी प्रचरण जो है वह विचरण जो है प्रतिलोम विचरण होता है, और समय और वेग में भी हम देखते हैं तो विचरण जो है प्रतिलोम विचरण होता है। तो किसी निर्माण कार्य में पूरा करने के लिए निर्धारित मजदूरों की संख्या तथा उन्हें कार्य करने में लगने वाले समय से संबंधित जो भी उदाहरण बच्चों उसमें जैसा कि हमने आपको बताया उसमें प्रतिलोम विचरण होते हैं। उसी प्रकार वाहनों की गति, उनके द्वारा एक निर्धारित दूरी तय करने के लिए लगने वाला समय में भी जो संबंध होता है वह बच्चों वह प्रतिलोम विचरण होता है, अर्थात ऐसे उदाहरणों को हम समय कार्य वेग से संबंधित उदाहरण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ प्रश्न है, और फिर से हम आपको प्रश्न पढ़ के बता रहे हैं कि जो दिया गया है इस आधार पर हम देखते हैं। तो खेत में मूंगफली निकालने का कार्य 15 महिलाएं 8 दिन में पूरा करती है, वही कार्य वही है, अर्थात जो कार्य है वह निर्धारित है, वह 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने महिलाएं को कार्य पर लगना होगा। तो बच्चों यदि 15 महिला 8 दिन में कार्य को पूरा करती हैं
तो वह यदि 6 दिन में ही हमको 8 दिन का कार्य को हमको 6 दिन में पूरा करना है, तो यदि दिन को कम हो गया तो हम अधिक हमको महिलाएं काम पर लगाना पड़ेगा, अर्थात उसके आधार पर हमने दिन को कम किया तो महिलाओं की संख्या बच्चों कम हो गई। यदि दिन की संख्या कम किया गया तो महिलाओं की संख्या बढ़ा देंगे, क्योंकि महिलाएं की संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो काम जल्दी पूरा नहीं होगा। तो इस आधार पर बच्चों हम देखते हैं महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, दिनों की संख्या कम हो रही है तो महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। एक राशि कम होता है, दूसरी राशि बढ़ रही है, तो यहाँ भी जो संबंध है बच्चों वह प्रतिलोम विचरण हुआ। जैसा कि अभी आपको बताया कि संख्या और कार्य में लगने वाले समय में हमेशा प्रतिलोम विचरण होता है। ये अपने दिमाग में बच्चों रखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमें तुरंत समझना चाहिए कि कार्य और समय में हमेशा प्रतिलोम विचरण होता है। तो बच्चों कार्य को पूरा करने के लिए लगने वाला दिन और कार्य में करने वाली महिलाओं की संख्या का जो प्रतिलोम विचरण है, तो यदि हम दिनों की संख्या को हम डी अर्थात डे के हिसाब से दिनों की संख्या को डी करते हैं, महिलाओं की संख्या अर्थात नंबर एन रखते हैं बच्चों, तो डी अर्थात दिन और महिलाओं की संख्या में प्रतिलोम विचरण है अर्थात डी समानुपात 1/n या डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो डी और n का आपस में यदि गुणा होता है, यहाँ बटे है तो डी का गुणा हो जाएगा n में बराबर k, अर्थात डी और n अर्थात दोनों राशियों का गुणनफल एक स्थिरांक होता है। जैसा कि बच्चों आपको बताया गया कि प्रतिलोम विचरण में दोनों राशियों का गुणनफल एक कांस्टेंट होता है अर्थात स्थिरांक होता है। तो यदि n का मान यहाँ 15 दिया गया है, n बराबर 15 और d का मान अर्थात दिनों की संख्या 8 दी गई है, क्योंकि 15 महिलाएं 8 दिन में काम को पूरा करती हैं। तो यदि हम मान रखते हैं तो k बराबर d गुणे n अर्थात k बराबर d का मान 15, n का मान 8 अर्थात 15 गुणे 8 हो गया बच्चों। तो 15 और 8 का गुणा किया तो 120 हुआ। यह जो है विचरण का स्थिरांक मिल गया बच्चों। अब आगे हम चलते हैं बच्चों, तो यहाँ हम देखते हैं डी का मान प्रश्न में दिया गया है, कार्य 6 दिन में पूरा होता है अर्थात डी का मान 6 है, तो n का मान कितना होगा अर्थात यहाँ महिलाओं की संख्या कितनी होगी अर्थात d गुणे n स्थिरांक होता है। तो जैसा कि हमने निकाला बच्चों कि d गुणे n का मान कितना हो गया 120 अर्थात d गुणे n बराबर 120। तो d का मान यदि हमने 6 रख दिया तो n का मान निकालने के लिए d का n में गुणा किया गया है, तो हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे बच्चों तो 20 में 6 का भाग दिया जाएगा अर्थात पक्ष को बदलते हैं। यहाँ गुणा किया गया बाएं पक्ष में, दाहिने पक्ष में जाता है तो दाहिने पक्ष में जाता है तो बच्चों वह गुणा हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं, तो यहाँ जो प्रश्न है वह आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कार्य को, एक बार हम फिर से आपको दोहरा देते हैं, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जो निर्धारित मजदूरों की संख्या, उन्हें कार्य करने में लगने वाले समय में प्रतिलोम विचरण होता है। दूसरा बच्चों है वाहनों की गति, उनके द्वारा निर्धारित दूरी तय करने में लगने वाला समय में भी जो है प्रतिलोम विचरण होता है। और यहाँ प्रश्न भी उसी आधार पर प्रश्न दिया गया है बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि 15 महिलाएं 8 दिन में काम पूरा करती हैं, तो प्रत्यक्ष विचरण इसमें जो प्रतिलोम विचरण होने के कारण, क्योंकि प्रतिलोम विचरण है ऊपर दिया गया बच्चों की प्रतिलोम विचरण होता है, प्रतिलोम विचरण के कारण 15 महिलाओं की संख्या है और दिन 8 हो गया, 6 दिन में काम पूरा करना है, महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी तो प्रतिलोम विचरण हुआ। तो 15 गुणे 8 अर्थात x गुणे y का मान स्थिर होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों कि d गुणे n बराबर k और n का मान 15, d का मान 8, मतलब महिलाओं की संख्या n बराबर 15, दिनों की संख्या 8, दोनों का गुणा किया गया, 15 गुणे 8 बराबर 120। यह बच्चों 120 एक स्थिरांक मिला, x गुणे y जैसे बताया गया था पहले, यहाँ d गुणे n बराबर 120 हो गया। अब हम उसी आधार पर दिनों की संख्या 6 हो गई और n की मान महिलाओं की संख्या हमको निकालना है बच्चों। तो महिलाओं की संख्या निकालने के लिए बच्चों यदि हम देखते हैं बच्चों, तो महिलाओं की संख्या निकालने के लिए हमें आना पड़ेगा। तो महिलाओं की संख्या निकालने के लिए हमने अभी देखा
तो इस तरह से d और n में गुणा करने के बाद यदि हम 6 का n में गुणा करते हैं और 6 को हम बाएं से दाहिने तरफ ले जाते हैं तो 120 में हम 6 का भाग देंगे तो 120 भागे 6 यानी 20, n बराबर 20, अर्थात 6 दिन का काम पूरा करने के लिए 20 महिलाओं को कार्य पर लगाना होगा। अर्थात देख रहे हैं बच्चों, 15 महिलाएं 8 दिन में काम कर रही थी, वही यदि काम को 6 दिन में पूरा करना पड़ा तो 15 महिलाओं की जगह हमने बढ़ाकर 20 महिलाओं को काम पर वहां लगाना पड़ा। अर्थात दिनों की संख्या कम हुई तो महिलाओं की संख्या बढ़ गई। अर्थात बच्चों यह हुआ काम और उस पर लगने वाले समय में जो प्रतिलोम विचरण आपको स्पष्ट हुआ। आगे हम देखते बच्चों, तो वाहन के गति और उसके समय की बात पर आधारित प्रश्न है। तो किसी वाहन की औसत गति 48 किलोमीटर पर घंटा होने पर कुछ दूरी तय करने के लिए 6 घंटे लगते हैं। अर्थात उसका स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 48 किलोमीटर, तो समय कितना लगता है? 6 घंटे लगता है। यदि वही उसकी स्पीड अर्थात गति को 72 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 1 घंटे में 72 किलोमीटर कर दिया जाए तो कितना समय लगेगा? तो बच्चों यदि हम गति को बढ़ा दिए तो समय कम लगेगा। अर्थात यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारा प्रतिलोम विचरण हो गया। तो प्रतिलोम विचरण का के आधार पर जैसा हम जानते हैं कि दोनों राशियों का गुणनफल स्थिर होता है। पहली राशि है यहाँ बच्चों समय, दूसरी राशि है गति। तो हम देख रहे बच्चों, यदि हम गति को यश मानते हैं और टाइम t अर्थात वाहन की गति यश, लगने वाला समय t, तो समय में जो प्रतिलोम विचरण हो गया तो यश गुणे t बराबर अचरांक अर्थात स्थिर अंक कांस्टेंट। तो यश और t, यश का मान कितना बच्चों? यश का मान 48 दिया गया है, 48 गुणे 6, तो 48 में 6 का गुणा किया गया तो बच्चों 288 आ गया। अर्थात k का मान हमको मालूम हो गया 288, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिलोम विचरण में दोनों का गुणनफल निकालते हैं तो दोनों का गुणनफल स्थिर होता है, इसलिए यहाँ 288 आ गया। फिर यदि हम यश का मान 72 रखते हैं तो t का मान कैसे होगा? यानी यश गुणे t बराबर 288, क्योंकि यह दोनों का गुणनफल स्थिर होता है तो यश और t में गुणा करने पर 288 आया। और यहाँ यश का मान 72 है, जबकि प्रश्न दिया गया बच्चों 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो t का मान क्या होगा? यहाँ बच्चों 72 का t में गुणा किया गया है, यह 72 बाएं तरफ है। यदि दाहिने पक्ष में बराबर के दाहिने पक्ष में अर्थात पक्ष को हम बदलते हैं तो गुणा का भाग हो जाएगा, अर्थात 288 भागे 72, 288 में 72 का भाग देते हैं बच्चों, उत्तर कितना आता है? 4 घंटे। अर्थात इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि जब हम गति को बढ़ा दिया 48 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह हमने 72 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया तो 6 घंटे समय की जगह हमको समय 4 घंटे लगा, अर्थात गति बढ़ाने पर समय कम हो गया। तो इस तरह से बच्चों हमने स्पष्ट यहाँ भी हो गया कि यदि हम समय और वेग में देख रहे हैं तो यहाँ प्रतिलोम विचरण है। तो इस तरह से बच्चों आपको यह समय कार्य वेग समझ में आ गया होगा। आगे बच्चों हम आपको पुनः इसको दोहराते हुए हम आगे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं कि यदि फिर वही बात एक बार आपको हम दोहरा देते हैं। विचरण किन्हीं दो राशियों में से एक राशि का मान परिवर्तित होने पर एक दूसरी राशि का मान भी परिवर्तित हो जाता है, ऐसे परिवर्तन को विचरण कहते हैं। प्रत्यक्ष विचरण, उत्क्रम विचरण। प्रत्यक्ष विचरण में बच्चों दो परस्परावलंबी दो चरांक हैं एक्स वाई में हमेशा जो संबंध होता है एक्स बटे वाई, अर्थात वह समय सदैव हमेशा स्थिरांक होता है। एक्स और वाई में हमेशा प्रत्यक्ष विचरण है, अर्थात दोनों का मान क्या होता है? समान होता है। तो इस तरह से बच्चों आपको प्रत्यक्ष विचरण मालूम हो गया। और आगे हम चलते हैं बच्चों तो आपको दिखाते हैं उत्क्रम विचरण। यहाँ हम देखते हैं तो किन्हीं दो राशियों में ऐसा संबंध
जिसमें एक राशि का मान बढ़ने पर दूसरी राशि का मान भी उसी अनुपात में कम हो जाता है, या एक राशि का मान घटने पर दूसरी राशि का मान उसी अनुपात में बढ़ जाता है। ऐसे विचरण को हम प्रतिलोम विचरण कहते हैं। यहाँ बच्चों x और y में जो परिवर्तन है, x गुणे y हमेशा कांस्टेंट होता है, अर्थात बच्चों x और y के जो प्रतिलोम विचरण होने के कारण यहाँ जो प्रश्न है, प्रश्नों में हमेशा गुणनफल अर्थात x गुणे y कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से बच्चों आपको हम उत्क्रम अर्थात प्रतिलोम विचरण और प्रत्यक्ष विचरण का पीछे का पुनः हमने आपको स्पष्ट कर दिया, ताकि आपको पुनः रिकॉल हो जाए और हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। इस प्रश्नों को बार बार, इन बातों को, वीडियो को जो पीछे करके यदि आप समझ सकते हैं और आपको सारी बातें बच्चों समझ में भी आ गई होगी, आपको प्रत्यक्ष विचरण और प्रतिलोम विचरण कैसे निकालते हैं, उसके मान को कैसे ज्ञात करते हैं, कौन सा सूत्र लगाते हैं प्रत्यक्ष विचरण के लिए, आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट।